चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। और उसके पहले भी हमने बात की थी किसके बारे में, हमारे कुछ रिएक्टिंग स्पीशीज जैसे कि न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एज द नेम सजेस्ट दे आर न्यूक्लियस लाइकिंग स्पीशीज। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लवर बोल सकते हो आप। तो ये जनरली क्या होते हैं, हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, या फिर ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर होंगे, वो बिहेव करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रॉन लाइकिंग स्पीशीज। अब इलेक्ट्रॉन ठहरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये कैसे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होंगे, या ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। इसको अपने क्या नाम दिया था? लुईस एसिड्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे रिएक्टिंग स्पीशीज। हमने देखा था कि एक कोई भी रिएक्शन कैसे होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक अटैकिंग रिएजेंट आएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक अटैकिंग एजेंट आएगा, वो कंपाउंड को अटैक करेगा, बीच में क्या बनाएगा? वो इंटरमीडिएट, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा, पर वो बीच में कभी आएगा, और वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो डिकम्पोज होकर के फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, और साथ में क्या रहेगा? बाई प्रोडक्ट। तो ये अटैकिंग रिएजेंट कैन बी इलेक्ट्रोफाइल, इट कैन बी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के आगे मैंने ऊपर नेगेटिव लगाया, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव लगाया, राइट। देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, ये हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं। एग्जांपल्स लिखे थे अपन, जैसे कि OH नेगेटिव एक तरह का न्यूक्लियोफाइल होगा, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सब क्या है? हमारे न्यूक्लियोफाइल। इनफैक्ट वाटर भी हमारा एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास लोन पेयर है। अमोनिया को भी हमने न्यूक्लियोफाइल बोला था, उसके पास भी लोन पेयर है। हमने ईथर को भी लोन ये बोला था क्योंकि उसके पास भी क्या है? लोन पेयर है। हमने अल्कोहल को भी न्यूक्लियोफाइल बोला था क्योंकि उसके पास भी क्या है? लोन पेयर है। तो ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर हो या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हमने न्यूक्लियोफाइल कहा था। और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हमारे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, ये सब हमारे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स। सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ऐसे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, है ना। और जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोफाइल में हमने कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी लिखे थे क्या, जैसे कि BF3, AlCl3, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, दे कम अंडर इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो ये हमारे अटैकिंग रिएजेंट्स हो गए। फिर हमने देखा था दो टाइप के फिजन होते हैं, दो टाइप के फिजन होते हैं, हमारी बॉन्ड दो टाइप से टूटती है, एक होता है होमोलिटिक फिजन और एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में जब A और B के बीच में ब्रेकेज होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर के चले जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होती है, बनी भी शेयरिंग से थी, तो दोनों में आपस में सुलह हो जाती है, तोड़ रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके चले जाओ, तो इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। ऐसा तब होता है जब इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है या डिफरेंस है ही नहीं। जैसे कि Cl2 दोनों सेम है, Cl जब बॉन्ड टूटेगी तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? पर वही अगर कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें ये जो बॉन्ड है, जो एटम्स है, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, यानी कि आप ये समझ लो कि A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B या B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो उस केस में A को मिलेगा पॉजिटिव, A को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और B को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हो कि ये दोनों पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन को A लेके चला गया, B के पास कुछ नहीं बचा, इसलिए B को क्या मिला? पॉजिटिव चार्ज, और A को क्या मिला? नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, तो नेगेटिव चार्ज मिला। B से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज मिला। वही अगर उल्टा होता कि B इज ग्रेटर या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तब आपको मिलता A पॉजिटिव और दूसरा क्या मिलता? B नेगेटिव। यानी कि यहां बनते हैं कैटायन और एनायन, और यहां क्या बनते हैं? इनको क्या नाम दिया था हमने? फ्री रेडिकल। यही लोग हैं हमारे इंटरमीडिएट्स। ये क्या होते हैं? हमारे इंटरमीडिएट्स। समझे? दो चीज अपन पढ़े थे, अटैकिंग रिएजेंट मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और बनाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और यही इंटरमीडिएट हमारे कार्बोकैटायन हो सकते हैं, कार्ब एनायन हो सकते हैं, क्योंकि अपन
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आने वाला है, कार्बन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आने वाला है, कार्बन के ऊपर। तो ये लोग कहलाएंगे कार्ब कैटायन एंड कार्ब एनायन, कार्बो कैटायन एंड कार्ब एनायन। और तीसरा जो इंटरमीडिएट वो क्या था हमारा, फ्री रेडिकल। समझ गए क्या? तो ये ऐसे हमारे 3 टाइप के इंटरमीडिएट हो सकते हैं, और फिर यही जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये जो पूरा सीक्वेंस है इसको अपन ने क्या नाम दिया था, मैकेनिज्म। क्या बोले थे इसको, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, चलो कुछ इफेक्ट्स पढ़ रहे थे कि जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से खिसकता है। तो हमने 2 टाइप का उनका डिस्प्लेसमेंट देखा था। एक देखा था हमने इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखा था हमने, इंडक्टिव इफेक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट। ये कब होता है, जब आपकी कोई एक सैचुरेटेड कार्बन की चेन है। सैचुरेटेड कार्बन की चेन मतलब ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, तभी बोलोगे सैचुरेटेड कार्बन की चेन है, पर उसमें एक ऐसा ग्रुप लगा है जो उस चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, या कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो चेन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बोले ना, टुवर्ड्स दैट ग्रुप और अवे फ्रॉम द ग्रुप। इसको बोलते हैं एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसको बोलूंगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये चेन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर ऐसा हुआ ना तो इसको क्या मिलेगा, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसको मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव बन गया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव को खींचेगा ना अपनी तरफ, तो उसके कारण इसको मिल जाएगा डबल पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि और कम हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसा ये भी करेगा इसके बाद, तो यहां मिलेगा आपको ट्रिपल पॉजिटिव। ये कम होता जा रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है ना। डबल ट्रिपल का मतलब यहाँ पे बढ़ना नहीं हो रहा है। आप जब छोटे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको और छोटा नंबर मिलता है, समझ रहे हो क्या, और बड़ा नंबर नहीं मिलता है। तो पार्शियल का मतलब क्या होता है, एक छोटा चार्ज। तो छोटे को छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा होते जाएगा, समझ रहे हैं? इस टाइप के इफेक्ट को अपन नाम दिए थे माइनस आई इफेक्ट। क्यों माइनस आई बोले थे, क्योंकि जो ग्रुप लगा हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या नाम दिया था अपन ने, माइनस आई इफेक्ट। और दूसरा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, वो ग्रुप जो लगा हुआ था वो इलेक्ट्रॉन हमारे रिंग को डोनेट कर रहा था, जिससे इसको मिल रहा था पार्शियल पॉजिटिव, इनको मिल रहा था पार्शियल नेगेटिव। तो इसको अपने नाम दिया था प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल देखे थे, हैलोजन हमारे जो Cl होता है, Br होता है, आई होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक तरह के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 भी देखे थे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Cn देखे थे, साइनाइड, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। COOH भी लिखे थे क्या, एसिड। ठीक है, और डोनेटिंग वाले में अपन लिखे थे कि मिथिल ग्रुप हमारा R, जो कि क्या होता है हमारा मिथिल ग्रुप, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये हमारा आई इफेक्ट था, जो कि परमानेंट इफेक्ट होता है। किस टाइप का इफेक्ट होता है, परमानेंट, ये होगा ही होगा कार्बन चेन के साथ। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट अपन देख लिए थे क्या, दूसरा चालू करिए थे क्या, इलेक्ट्रोमेरिक ई इफेक्ट बोले थे उसको, है ना। तो यहां क्या हो रहा था, ये एक तरह का टेम्पररी इफेक्ट था, कि अगर हमारा इस टाइप का मान लो कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, जो कहां कहां होता है, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे यार ऑक्सीजन को मिलता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन को मिल जाता है पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा तब होता है जब उसको लगता है कि एक न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आ रहा है। ऐसा वो तभी करते हैं ना, इसलिए मैंने कहा ये टेम्पररी इफेक्ट है, क्योंकि ये इस तरीके से हर बार नहीं रहते। ये तभी रहते हैं जब उनको लगता है कि कोई अटैकिंग स्पीशीज उनके ऊपर अटैक करने आ रहा है, मतलब रिएक्ट करने आ रहा है। वो भी तो चाहेंगे ना रिएक्ट करना, यहाँ पे अटैक करना तो मारना पीटना नहीं है कि सर वो क्यों मारना पीटना चाह रहा है, तो वो क्यों रेडी हो रहा है, समझ रहे हैं क्या। तो वो अटैक करने आ रहा है, मतलब उसके बाद रिएक्ट करने आ रहा है, तो वो उसके लिए क्या कर रहा है, एक सरफेस क्रिएट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज यहां दे रहा हूं, ताकि ये न्यूक्लियोफाइल कहां क्या अटैक करेगा, इस कार्बन पे कि ऑक्सीजन पे, कहां अटैक करेगा, कार्बन, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है ना, और न्यूक्लियोफाइल हमारा नेगेटिवली चार्ज है। तो अब हमारा रिएक्शन कैसा हो जाएगा, इस कार्बन पे एक न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन।
जिसके ऊपर क्या मिलेगा, एक नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपको ऑक्सीजन के पास मिलेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया, पर ये तभी होता है जब हमारा न्यूक्लियोफाइल पास में है। आप न्यूक्लियोफाइल हटा दो, ये वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्या? और एक और क्या देखे थे कि इसी चीज में अगर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहां आके अटैक करेगा, हमारे ऑक्सीजन पे। तो दो इफेक्ट देखे थे, प्लस ई एंड माइनस ई। ठीक है, चलो अगला देखो, नेक्स्ट लिखना, थर्ड इफेक्ट। हैंड डाले थे क्या कुछ? हाँ चलो हैंड डालो। क्या रेजोनेंस इफेक्ट लिख दिए थे ना? हाँ लिखो इसमें, इन केस ऑफ conjugated systems, in case of conjugated system का मतलब लिखना ब्रैकेट में, having alternate sigma and pi bond, having alternate sigma and pi bond। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा बेंजीन है, समझ रहे हो क्या? बेंजीन में आप देखते हो ना, हर एक कार्बन के पास एक सिग्मा और एक पाई अल्टरनेट लगी हुई है। ये पाई बॉन्ड है, फिर ये सिग्मा, फिर ये पाई, फिर ये सिग्मा, फिर ये पाई, फिर ये सिग्मा। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ऐसे सिस्टम, ऐसे कंपाउंड जिसके पास क्या है, अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स है। तो इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, यानी कि हैविंग अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, क्लोज करो ब्रैकेट, कॉमा, द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रॉम the electrons can flow from the electrons can flow from one part of the system to the other, one part of the system to the other, one part of the system to the other due to resonance। तो मेसोमेरिक इफेक्ट का एक और नाम क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। आपने हेडिंग क्या डाली, रेजोनेंस इफेक्ट की मेसोमेरिक? लिखिए ना दोनों, हाँ ठीक। तो देखो यहां क्या होगा, देखो इधर बेंजीन का ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। समझ रहे हैं क्या? इसी को तो रेजोनेंस इफेक्ट बोल रहे हैं अपन। ठीक है, तो हो गया ना। पाई इलेक्ट्रॉन का इसको क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ। तो ड्यू टू रेजोनेंस, फुल स्टॉप। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन from one part of the conjugated system to the other creating centers of creating centers of low and high electron densities, creating centers of low and high electron density
ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, is called resonance effect और mesomeric effect, is called resonance effect और mesomeric effect. फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, ये भी दो टाइप के हैं, प्लस एम या प्लस आर बोल लो, दे आर ऑफ टू टाइप्स करके लिख लो, प्लस एम प्लस आर, एंड दूसरा को क्या बोलेंगे, माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट. ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान देना इधर, ये पाई बॉन्ड जम करके इस कार्बन के पास जा करके लोन पेयर बनी, तो उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि देखो अब ये कार्बन डिस्टर्ब हो गया ना, इसको तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो आ गया, बट ये डिस्टर्ब हो गया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आकर के क्या बन जाता है, बॉन्ड, ताकि इस कार्बन की जो चार बॉन्ड है वो कंप्लीट हो. समझ में आया क्या? देखो ये क्लोरीन अभी हमारे सैचुरेटेड रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था, देखे थे आप, यहां पे ये डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक जगह हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन गई थी, एक जगह लो, इसी हाई और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फिनोमिना को अपन कह रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेर. और ऐसा किसमें होता है, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो. ट्रिपल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड होती है ना, तो अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड चाहिए हमें. ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिखना, ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स to the double bond, groups which donate electrons to the double bond or to a conjugated system, or to a conjugated system are said to have plus R effect, are said to have plus R effect, are said to have plus R effect. ये बना लो, रेजोनेंस को अपन ऐसे डिनोट कर देना, दोनों, ये दोनों हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. तो देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर बन जाता है. सुन रहे हैं, इस केस में क्या हुआ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बना, लोन पेयर बना, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन गया. अब जब ये वापस ऐसा होगा तो ये वापस चले जाएगा अपनी जगह पे, तो ये बन जाएगा वापस. तो ये आपका प्लस आर इफेक्ट का एग्जांपल हुआ. कुछ और ग्रुप लिखना इसी के नीचे एग्जांपल करके. OH लगा होता तो भी यही होता, OR होता एल्कोक्सी ग्रुप तो भी यही होता, अमाइन होता NH2 तो भी यही होता. इसके अलावा Cl तो है, तो Cl के जैसे और कौन होते हैं, Br होते हैं, I होते हैं, एक्सेट्रा. ये सब हमारे प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे. देखो क्लोरीन के ऊपर प्लस साइन आया ना, प्लस आर. चलो एक लाइन माइनस आर के लिए भी लिख लो नीचे, ग्रुप विच विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, ये डोनेट किए थे तो वो क्या करेंगे, विदड्रॉ. ग्रुप्स विच विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप्स विच विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप्स विच विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डबल बॉन्ड, फ्रॉम द डबल बॉन्ड, ग्रुप्स विच विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डबल बॉन्ड or from a conjugated system, or from a conjugated system towards themselves, towards themselves, again due to resonance, due to resonance, are said to have minus R effect, are said to have minus R effect, are said to have minus R effect. ठीक है,
देखो यहां क्या हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। यहां क्या होता है, देखो इसको अगर आप थोड़ा सा और एक्सपैंड करोगे ना, तो एक्चुअली में ये C और N के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड होती है, लाइक दिस। तो हो गया ना अल्टरनेट, देखो डबल मतलब पाई सिग्मा पाई, आ रहा कॉन्जुगेट सिस्टम है ये। इसमें नाइट्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो अगला क्या होगा मूवमेंट बता सकते हैं क्या? ये कार्बन डिस्टर्ब हुआ ना, तो यहां का लोन, यहां का बॉन्ड पेयर यहां के बॉन्ड बना लेगा। दो मूवमेंट तो होगा, एक इधर गया तो इधर आ गया टुवर्ड्स दी ग्रुप, तो क्या बनेगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाऊं, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो ना यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया था, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गया था, नुकसान क्लोरीन का हुआ था। यहां नुकसान किसका हो रहा है, इस कार्बन का, तो यहां पे आएगा हमारा प्लस चार्ज। ठीक है, ये हो गई सिंगल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड, ये C के साथ N की सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगी, एक ट्रिपल थी ना अब, और यहां पे क्या रहेगा हमारा नेगेटिव चार्ज। समझ रहे, बना लो उसको। तो ये आपका -R इफेक्ट का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा और भी, जैसे साइनाइड तो हो गया, इसके अलावा NO2 लगाते, CHO लगाते, ये सब आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे फ्रॉम दी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कुछ एग्जांपल्स, क्लियर है? तो रेजोनेंस होता ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है ना, जहां पर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हो, तब तो वो ऐसे जम कर पाएंगे ना। मतलब मान लो अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता तो ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। ये चलो यहां जम भी कर गया, तो अब आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि सबके पास सिंगल बॉन्ड है ना, ये अपनी बॉन्ड तो तोड़ देगा, ये भी हट जाएगा, तो फिर तो कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा ना। तो ये चीज किसमें होती है, जहां पर अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा, वहां पे हमारा पाई बॉन्ड पूरे कंपाउंड में ट्रैवल करता है, और उस ट्रैवलिंग के प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। हमने कहीं लिखा था ना डीलोकलाइजेशन, कहां लिखा था, कहीं तो लिखा था, मेरे को ऐसे याद आ रहा है, ये रहा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और रेजोनेंस होता क्या है, जब एक स्ट्रक्चर हमारे कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी को समझा नहीं पा रहा है, तो उस कंपाउंड के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उस प्रॉपर्टी को समझा पा रहे हैं, कंपाउंड को पूरी तरीके से समझा पा रहे हैं। ठीक है, और जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और उनका एक क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये सब अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इनका जो एक हाइब्रिड बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओजोन का बनाए थे अपन, याद है आपको ओजोन का? कुछ ऐसा आ गया, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते थे अपन, सिंगल बॉन्ड तो दोनों के साथ रहेगी, डबल बॉन्ड के अपन क्या बनाते थे, ऐसे डॉट डॉट बना देते थे। चलो अगला हेडिंग डालना, नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखो यहां पे भी कॉन्जुगेशन लिखा हुआ है वर्ड, है ना, कॉन्जुगेटेड वर्ड अभी अपन पीछे पढ़े थे, यहां पे भी वही कॉन्जुगेटेड वर्ड आपको फिर से दिख रहा है, और सामने एक और वर्ड लगा हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम। अब इसका मीनिंग समझना, लिखो नीचे लिखो, when an alkyl group is attached to an when an alkyl group is attached to an unsaturated system, when an alkyl group is attached to an unsaturated system such as a double bond,
or a benzene ring, when an alkyl group is attached to an unsaturated system such as double bond or a benzene ring, the sigma electrons of carbon hydrogen bond, the sigma electrons of carbon hydrogen bond of the alkyl group starts delocalizing. That is hyperconjugation involves delocalization of sigma electrons. रेजोनेंस था वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कर रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। क्या लिखे? इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, of a double bond, with sigma orbital of the adjacent single bond, overlapping of p orbitals of a double bond with sigma orbital of the adjacent single bond. देखो इसका मीनिंग समझना। देखिए एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, प्रोपीन बना रहा हूं। प्रोपीन क्या होता है? 3 कार्बन का एल्कीन है, तो ये हमारा हो गया प्रोपीन, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या लगेगा? CH3 लगा दूं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? CH3। ठीक है, अब ध्यान से समझना हमने लिखा क्या है। अगर एक अल्किल ग्रुप, ये एक अल्किल ग्रुप है विच इज अटैच्ड टू अ अनसैचुरेटेड कार्बन, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है कि नहीं? डबल बॉन्डेड है ना, ये अनसैचुरेटेड कार्बन होगा। तो इस केस में क्या होगा? जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाई है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहां पे डीलोकलाइजेशन करने के लिए भेज देते हैं। करेक्ट? उससे क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा ना यहाँ पे, देखो ना, ये फिर इस कार्बन की 5 बॉन्ड बन जाएगी। अगर ये इधर आ गया तो ये डबल बॉन्ड हुई, हाइड्रोजन भी है और ये भी डबल बॉन्ड, 5 बॉन्ड नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा। देखा आपको कॉन्जुगेटेड टाइप का सिस्टम ये भी दिख रहा है आपको, पर यहां पे किसका ट्रांसफर हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। वहां पे किसका ट्रांसफर हो रहा था? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। बट यहां पे कौन होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा? ध्यान देना, इससे होगा ऐसा कि आपका वो जो हाइड्रोजन है उसकी तो पकड़ छुड़ गई ना कार्बन से, तो वो क्या बन जाएगा? H+। क्या बन जाएगा? H+। बट फिर वो जा क्यों नहीं रहा है? उसको तो चले जाना चाहिए था। कार्बन ने उसकी इंसल्ट करी ना भाई, उससे दोस्ती थी, दोस्ती तोड़ के उसने आगे भेज दिया, तो उसको तो गुस्सा होकर चले जाना चाहिए था। बट यहां क्या होता है? ये डबल बॉन्ड बन चुकी है ना, डबल बॉन्ड बनी नहीं है, और ये आपकी हो चुकी है सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। यहां तक फॉलो कर रहे हैं? ये जो डबल बॉन्ड बनी है ना, आप याद करो डबल बॉन्ड कैसे बनती है? जब p ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहां कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कारण ये जो हमारा H पॉजिटिव का जो ऑर्बिटल है ना, वो इससे अट्रैक्ट हो गया है। इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो आप ये समझ के चलो कि इसके p ऑर्बिटल जो पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उस H पॉजिटिव को जाने नहीं दे रहे हैं।
समझे क्या? इसलिए वो नहीं जा रहा है। पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो बनाना एक, ऐसे दो और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इन दोनों ने क्या गलती की है? ये भी तो दोनों हाइड्रोजन है, जैसा ये हाइड्रोजन था वैसे ये दोनों भी तो है, तो दो स्ट्रक्चर और बन सकते हैं। एक बार इसका बॉन्ड गायब करो और इसको H पॉजिटिव करके लटका दो, फिर एक बार इसका बॉन्ड गायब करो, इसको भी H पॉजिटिव करके लटका दो, तो दो स्ट्रक्चर और बनेंगे। यस और नो? तो ऐसे जो मल्टीपल स्ट्रक्चर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? रेजोनेंस बोलते हैं। बट क्योंकि यहां पर वो बॉन्ड गायब हो जा रही है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ में आया क्या? देखो ना, मैंने डबल हेडेड एरो लगाया, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए तो होता है। अब समझ गए क्या? तो उसके दो स्ट्रक्चर और बनाना, ध्यान देना। अब एक बार रीड करो जो आप लोगों ने लिखा है, दैट इज करके, दैट इज से लिखना, दैट इज से जो है ना वो रीड करना। क्या लिखा है? दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स, रीड कर रहे हो? हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व क्या लिखा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। देखो पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा किसके साथ? इसके सिग्मा ऑर्बिटल के साथ। पी ऑर्बिटल ऑफ अ डबल बॉन्ड विथ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ द एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड। समझ रहे हैं क्या? तो ये स्ट्रक्चर बना लो, फिर अपन नीचे एक लाइन और लिखेंगे। एक ये बना लो डायग्राम, दूसरा मैं ये वाला बना रहा हूं इस वाले H पॉजिटिव के साथ। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है? बस H को चेंज कर रहे हैं अपन। कभी वो काम H इस वाले H ने किया, कभी रेजोनेंस इस वाले H ने किया, कभी रेजोनेंस इस वाले H ने किया। 3 H है तो हमारे टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। बना लो चारों स्ट्रक्चर्स, और डबल हेडेड एरो जरूर बनाना ना सबके सामने, तभी तो बोल रहे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। पर इसको अपन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, एंड द फिनोमिना कैन आल्सो बी नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 दे देना, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 और ये स्ट्रक्चर नंबर 3। बन गया? नीचे लिखो स्ट्रक्चर्स 1, 2 एंड 3, रोमन नंबर में लिखना। स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3 are called hyperconjugative structures, are called hyperconjugative structures, are called hyperconjugative structures, full stop. Since there is no bond between carbon and hydrogen, since there is no bond between carbon and hydrogen, since there is no bond between carbon and hydrogen, in these structures, in these structures, in these structures, comma, hyperconjugation is also called, hyperconjugation is also called no bond resonance, is also called no bond resonance, is also called no bond resonance. ठीक है? अच्छा, इसमें देखो एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली है, सिर्फ वही कार्बन से हाइड्रोजन वाली बॉन्ड निकल रही है जो कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में है। इस टाइप के कार्बन को बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? जो पहला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। और उनके हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे अपन? अल्फा हाइड्रोजन्स।
समझ रहे हैं क्या? तो यहां पे अभी क्या लगा था, एक सिंगल सी यानी कि मिथिल ग्रुप लगा था, जिसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3 होते हैं, 3 हाइड्रोजन। समझ लो एक और एक स्ट्रक्चर देखना, CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को। अल्फा कार्बन कौन है? लेफ्ट से सेकंड वाला, जो डायरेक्टली अटैच है कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से। कितने हाइड्रोजन है उसके पास? 2। तो यहां पे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसा वाला? ध्यान देना, एक बार इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक बार इसका निकलेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान देखो, CH3 C H पॉजिटिव H, ये इधर आया तो ये इधर चला गया, डबल बॉन्ड C H, सिंगल बॉन्ड CH2, और एक क्या बनेगा नीचे वाले का? समझे क्या? तो वही तो हटी। नहीं अल्किल मत बोलो उसको, बोल लो आप अल्फा का। मैं इसलिए भी वो लिखवाने वाला हूँ, अल्फा वाला मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ आप लोग को, कि जो उसके साथ अल्किल, देखो आप ये समझो कि ये है वो अल्किल ग्रुप जो अटैच है, मिथिल इथिल, इस केस में वो क्या है, इथिल। बट हाइड्रोजन किसका हटता है, जो डबल बॉन्ड के बगल में है, क्योंकि वही पाई, वही उसका पी ऑर्बिटल बगल वाले को अट्रैक्ट कर पाएगा ना। आपको नहीं लगता कि ये और दूर हो जाएगा उससे? इसके हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड से दूर नहीं हो जाएंगे, तो वो कैसे अट्रैक्ट करके H+ को रख पाएगा? एम आई क्लियर? वहां तो H+ उठने नहीं वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो चला जाएगा बाहर। ठीक है, तो इसके कितने बनेंगे, 2 स्ट्रक्चर। अब एक और एग्जांपल देखना, ध्यान देना इधर, CH डबल बॉन्ड CH2 कार्बन, एक मिथिल यहां लगा, एक मिथिल यहां लगा, सिर्फ एक ही H बचा इसके पास। ये अल्किल ग्रुप लगाया हमने, एक 2 डिग्री अल्किल ग्रुप। ये क्या है, एक 1 डिग्री अल्किल ग्रुप। और इसके पहले क्या लगाया था हमने, मिथिल। मिथिल, ये हो गया मिथिल, ये हो गया हमारा 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों बोल रहा हूं इसको मैं, क्योंकि अल्फा कार्बन एक बस कार्बन से अटैच है, तो अल्फा 1 डिग्री हो गया। ये वाला 2 से अटैच है, तो ये 2 डिग्री हो गया। और सोचो अगर मैंने तीसरे की जगह भी मिथिल लगा दिया एक और, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ये तो रेजोनेंस, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो ही नहीं करेगा। ये करेगा, एक तो बनाएगा ये वाला जाएगा बस। तो आप देखिए मिथिल को लगाया तो 3 स्ट्रक्चर बने, इथिल लगाया यानी कि 1 डिग्री तो 2 स्ट्रक्चर बने, 2 डिग्री लगाया तो एक स्ट्रक्चर बना, और 3 डिग्री में एक भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि अपन किसको देख रहे हैं अपन, अल्फा हाइड्रोजन को। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, मुझे बताना उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बता पाओगे क्या? ध्यान दो इधर, हाँ बताइए। हाँ, कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? क्यों 9? 12 है। अरे ये दोनों ही कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो चारों ही तो हुए अल्फा कार्बन, तो चारों के पास 3 3 हाइड्रोजन है, तो 4 × 3 कितना हो गया, 12 अल्फा हाइड्रोजन। 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। एम आई क्लियर? जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, उतना कंपाउंड स्टेबल होगा। क्लियर है ये? ठीक है, चलो उसको फिर नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं ना, ये हाइड्रोजन वाला, अल्फा हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट में नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा।